हवेली मुस्तर की फिजाओं में छाया वो बोझलपन अब एक गहरे हब्स की सूरत इख्तियार कर चुका था। मेहरान जब सुबह उठा तो उसके जहन में रात वाले ख्वाब की चीखें अब भी गूंज रही थीं। आसमान पर सरमई बादलों के टुकड़े तीर रहे थे और ठंडी हवा के झोंके हवेली की पुरानी खिड़कियों से टकराकर किसी बैंड जैसी आवाज पैदा कर रहे थे। मेहरान ने इस दिन हवेली के हर कोने, हर मुलाजिम और हर दीवार से एक ही सवाल किया, नसरीन फप्पू कहाँ हैं? मगर जवाब में इसे सिर्फ खामोशी मिली या फिर खाली नजरें। शकूर चचा नजरें चुरा जाते और दादी तो जैसे इस नाम से ही नावाकिफ हो गई थीं। नाश्ते के बाद हॉल में नुसरत जहां आरा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो स्याह रेशमी सूट में मलबूस, चेहरे पर परेशानी के गहरे साए लिए दादी के सामने खड़ी थीं। अम्मी जान, मैं इस दम घटती हवेली में अब मजीद एक पल नहीं रह सकती। मैं आपको यहाँ तन्हा नहीं छोड़ूंगी। आप मेरे साथ नजमा के घर चलेंगी। मैं मेहरान से कहकर अभी गाड़ी तैयार करवाती हूँ। नुसरत का लहजा हतमी था। ज़ेरब, जो एक कोने में खड़ी गुलदान में फूल सजा रही थी, मुड़ी। इसने पिस्ताई रंग का सादा मगर पुरवकार जोड़ा पहन रखा था। उसके बालों की लंबी चटिया शाने पर झूल रही थी। ताई जान, दादी कहीं नहीं जाएंगी। ये हवेली इनका ओढ़ना बिछोना है। वो इस मिट्टी को छोड़ेंगी तो उनका सांस रुक जाएगा। ज़ेरब की आवाज़ में एक ऐसी ठंडक थी जिसने नुसरत को खामोश कर दिया। मेहरान, जो लाइब्रेरी के दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था, सीधा शकूर चचा के पास अकबी सहन में पहुंच गया। वहां आम के पुराने दरख्तों के नीचे परिंदों की चहचहाहट में एक अजीब सी वीरानी थी। मेहरान ने पूछा, चचा, आपकी वफादारी दादी से है या इस सच से जो आप 30 साल से पी रहे हैं? मुझे बस इतना बताएं कि नसरीन फप्पू इस हवेली से निकली थीं या सिर्फ उनका सामान निकाला गया था? चचा, मुझे सच जानिए, वरना मैं समझूंगा कि इस हवेली की नमक हलाली ने आपके ज़मीर को मार दिया है। नसरीन फप्पू के साथ क्या हुआ था? मेहरान की आवाज़ में शहाना रोब था। शकूर चचा ने कांपते हाथों से अपनी लकड़ी थामी और इधर उधर देखकर धीमे से बोले, बेटा, नसरीन बीबी को उनके मियाँ ज़बरदस्ती लाहौर ले गए थे। उनके छोटे बेटे की मौत ने उनका दिमाग हिला दिया था। वो कहती थीं कि हवेली के साए उनके बच्चे को निकल गए हैं। उनके शौहर ने उसी गुस्से में सारे रिश्ते तोड़ दिए और जाते हुए कहा था कि अब शाह खानदान उनकी मैयत भी नहीं देख पाएगा। उनका पता? मेहरान ने बेचैनी से पूछा। सिर्फ दादी बीबी जानती हैं। या फिर? शकूर चचा रुक गए। जाती दफा नसरीन बीबी ने एक चिट्ठी थमाई थी जिस पर उनका पता लिखा था। वो अब ज़ेरब बीबी के पास है। मेहरान के जहन में धमाका हुआ। वो दादी के पास भागा। दादी मुसल्ले पर बैठी थीं। उनकी सफ़ेद चादर उनके नूरानी चेहरे के गिर्द हाले की तरह लग रही थी। दादी, नसरीन फप्पू का पता दे मुझे। उनके साथ जो हुआ, इसका ताल्लुक उस कमरे के राज से है ना? आपको सब याद है दादी, आप बस बताना नहीं चाहती। दादी ने लर्जते लबों से सिर्फ इतना कहा। वो चली गई मेहरान। वो इस नूरानी बाग की तरफ चली गई जहां कांटे नहीं हैं। मुझे पता याद नहीं बेटा, मेरी याददाश्त मेरा साथ छोड़ गई है। मेहरान को एहसास हुआ कि दादी वाकई या तो भूल चुकी हैं या फिर वो सच इतना खौफनाक है कि वो उसे ज़बान पर नहीं लाना चाहती। मेहरान की माँ नुसरत जहां भी कमरे में मौजूद थीं, मगर उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वो भी कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही हूं। रात के 3:30 बजे थे। हवेली में आलुओं की बोलियां सुनाई दे रही थीं।
मेहरान दबे पांव ज़ैरब के कमरे की तरफ बढ़ा। उसे पता था ज़ैरब उस वक्त दादी के पास होती है। कमरे का दरवाज़ा आध खुला था। अंदर संदल की अगरबत्तियों की धीमी खुशबू फैली हुई थी। दीवार पर लगे फानूस की मध्यम रोशनी मेज़ पर पड़ी एक डायरी पर मुनकिस हो रही थी। मेहरान ने वो डायरी उठाई। पहला ही सफ़ा उसके पैरों तले से ज़मीन निकालने के लिए काफ़ी था। इस पर जली हुरूफ में लिखा था, खून का हिसाब ज़रूर चकता होगा। डायरी के सफ़हात पर 2 अलग तहरीरें थीं, एक ज़ेरब की और एक बिल्कुल मुख्तलिफ। वो दोनों उस डायरी में एक दूसरे से बातें कर रही थीं। ज़ेरब ने लिखा था, एलिज़ाफ, आज मेहरान ने फिर तुम्हारा जिक्र किया। क्या मैं इसे बता दूं कि तुम मरी नहीं हो? नीचे दूसरी तहरीर में जवाब था, नहीं ज़ेरब, अगर उसे पता चल गया कि मैं इस हवेली के तहखानों में आज भी सांस ले रही हूं, तो वो भी इस कैद का हिस्सा बन जाएगा। मेहरान का सर चकराने लगा। एलिज़ाफ जिंदा है? वो अगला सफ़ा पलटने ही वाला था कि बाहर राहदारी में पैरों की चाप सुनाई दी। उसने बिजली की तेज़ी से डायरी वहीं रखी और खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़कियों के रंगीन शीशों से छनकर फर्श पर रंग बिखेर रही थीं। हसन की कॉल आई, ओए शाह, बिजनेस पार्टनर कम और जासूस ज़्यादा लग रहा है तो आजकल। सुना है वहाँ कोई ज़ेरब नामी तूफान से टकरा गया है तो। हुस्न की शरारती आवाज़ ने मेहरान के तनाव को थोड़ा कम किया। हसन, मजाक नहीं, यहाँ जिंदगी और मौत के खेल चल रहे हैं। बिजनेस का बताओ, मेहरान ने संजीदगी से जवाब दिया। थोड़ी देर काम की बातें करने के बाद हसन ने फिर चुटकी ली। देख भाई, अगर वहाँ दिल लग गया है तो बता दे, मैं खाला को रिश्ता भेजने का कह देता हूँ। मेहरान ने फ़ोन बंद कर दिया। उसके ज़हन में ज़ेरब और एलिज़ाफ का मुअम्मा चल रहा था। वो सीधा ज़ेरब के पास पहुंचा जो बरामदे में खड़ी परिंदों को दाना डाल रही थी। ज़ेरब, मुझे वो चिट्ठी चाहिए जो नसरीन फफू ने शकूर चचा को दी थी। मेहरान का लहजा सख्त था। ज़ेरब ने मुड़कर इसे एक अजीब नज़र से देखा। कौन सी चिट्ठी? शाह साहब, लगता है आपकी अम्मी की तरह आपको भी वहम पालने की बीमारी हो गई है। यहाँ नसरीन नाम की कोई औरत कभी रही ही नहीं, तो चिट्ठी कहाँ से आएगी? झूठ मत बोलो ज़ेरब, शकूवर चचा ने खुद कहा है कि वो पता तुम्हारे पास है। मुझे वो एड्रेस दो वरना मुझे अपने तरीके से लेना आता है। मेहरान ने गुस्से में उसका बाजू थामा, मगर फिर फौरन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और एहतरामन हाथ पीछे कर लिया। ज़ेरब ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, आपकी माँ की उम्र हो गई है मेहरान शाह, वो माजी के साए देख रही हैं। आप क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं? हवेली के हब्ज़दा माहौल में जब दोपहर ढली तो ज़ेरब के दिल पर एक बोझ सा आन गिरा। वो खामोशी से दादी के कमरे में दाखिल हुई, जहां अगरबत्तियों का धुआं फिजा में लकीरें बना रहा था। दादी मुसल्ले से टेक लगाए बैठी थीं। ज़ेरब ने बगैर कुछ कहे अपना सर उनकी गोद में रख दिया और आंखें मूंद लें। धीरे धीरे हवेली की दीवारें उसकी नज़रों से ओझल होने लगीं और मंजर धुंधलाकर एक वसी नीले समंदर के साहिल में बदल गया। ज़ेरब ने देखा कि वो एक छोटी सी बच्ची है, अपनी इसी मरहूमा खाला के साथ रेत पर बैठी सीपियां इकट्ठी कर रही है। लहरें बार बार आकर उनके पांव छूती थीं और पीछे गीली रेत पर चमकते मोती छोड़ जाती थीं। अम्मी, ये सीपियां इतनी सख्त क्यों होती हैं? छोटी ज़ेरब ने एक सफ़ेद सीपी को उलट पलट कर देखते हुए पूछा। खाला ने इसके उलझे हुए बालों को दुरुस्त किया और बड़ी मोहब्बत से बोले, बेटा,
اللہ نے ان کے اندر ایک نازک سا وجود چھپا رکھا ہوتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے یہ خول اتنا سخت بنایا گیا ہے۔ انسان کا ایمان بھی اس سیپی جیسا ہونا چاہیے، باہر سے اتنا مضبوط کہ زمانے کی لہریں اسے توڑ نہ سکیں، اور اندر سے اتنا نرم کہ رب کی محبت اس میں سما سکے۔ یہ سیپیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ قیمتی بننے کے لیے طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تبھی اندر موتی بنتا ہے۔ خواب کی وادی سے حقیقت کی دہلیز تک کا سفر زیرب کے لیے ہمیشہ سے اذیت ناک رہا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں چھائے اگر بتی کے دھوئیں اور دادی کی دھیمی تلاوت نے اسے ایک دم سے حال کی تلخی میں لا پٹکا۔ وہ دادی کی گود میں سر رکھے ساکت پڑی رہی۔ دادی نے تلاوت روکی، رحل پر قرآن پاک کو نہایت ادب سے بند کیا اور جھک کر زیرب کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ زیرب، تم نے جس سچ کو اپنے سینے میں پتھر بنا کر دبا لیا ہے، وہ تمہیں اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ دادی کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جو روح تک اترتی تھی۔ زیرب نے آنکھیں کھولیں، ان میں ابھی تک خوابوں کی نمی باقی تھی۔ دادی، سچ بولنے سے اگر حویلی کی بنیادیں ہل جائیں تو کیا پھر بھی بولنا ضروری ہے؟ دادی نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر جلال اور محبت کے ملے جلے لہجے میں کہا، اسلام ہمیں بزدلی نہیں، وقار سکھاتا ہے بیٹا۔ یاد رکھو، ظلم صرف وہ نہیں جو کوئی دوسرا تم پر کرے، سب سے بڑا ظلم وہ ہے جو تم سچ کو چھپا کر اپنی روح پر کرتی ہو۔ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، حق کی ایک ننھی سی شمع اسے خاکستر کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے، چاہے وہ جبار تمہارے خوف کی صورت میں تمہارے اپنے اندر ہی کیوں نہ چھپا ہو۔ اپنی نیت کو مصلحت کے گرداب سے نکالو زیرب، کیونکہ نجات صرف سچ میں ہے۔ زیرب کا دل لرز اٹھا، اسے محسوس ہوا کہ دادی نے اس کے اس دوہرے پن کو بھانپ لیا ہے جو وہ مہران کے سامنے دکھا رہی تھی۔ دوسری طرف مہران، جس کا دماغ کسی شطرنج کے کھلاڑی کی طرح چل رہا تھا، میرال کو عقبی برآمدے میں لے آیا۔ وہاں پرانی بیلوں نے دیواروں کو اس طرح ڈھانپ رکھا تھا جیسے وہ حویلی کے رازوں کی پہرے دار ہوں۔ میرال کے چہرے پر خوف کے سائے تھے، وہ بار بار اوپر کی کھڑکیوں کو دیکھ رہی تھی جیسے اسے وہاں کوئی سایہ نظر آ رہا ہو۔ میرال، میری طرف دیکھو۔ مہران نے اس کے دونوں شانے تھام کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ تمہیں اس خوف سے نکلنا ہوگا نا؟ تم چاہتی ہو نا کہ حویلی اپنے منحوس سائے سمیٹ لے؟ میرال نے سر ہلایا۔ یہاں راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، مجھے لگتا ہے دیواریں مجھ سے باتیں کرتی ہیں۔ مہران نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مینیپولیٹ کرنے والے لہجے میں کہا، تو پھر میرا ساتھ دو۔ نسرین پھپھو وہ کڑی ہیں جو اس ٹوٹتی ہوئی زنجیر کو جوڑ سکتی ہیں۔ زیرب نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ وہ کسی نسرین کو نہیں جانتی، لیکن میں جانتا ہوں کہ پتہ اس کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کی مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ اتنا کہتے ہی میرال کے موبائل پر یونیورسٹی کا ایک پیغام آیا۔ وہ وہی پیغام پڑھتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی۔ اسٹوڈیو جہاں پرانی پینٹنگز اور کینوس بکھرے پڑے تھے، آج وہاں عجیب سی خاموشی تھی۔ زیرب اپنی گہرے نیلے رنگ کی ساڑھی میں ملبوس کینوس پر ایک ویران جزیرے کی تصویر بنا رہی تھی جب میرال وہاں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک مصنوعی سی مسکراہٹ تھی، مگر دل میں مہران کے دیے گئے مشن کی دھک دھک صاف سنائی دے رہی تھی۔ زیری، تم کمال کی مصور ہو، مگر یہ رنگ کچھ زیادہ ہی اداس نہیں لگ رہے؟ میرال نے رنگوں کی پلیٹ اٹھاتے ہوئے بہت سہولت سے بات کا آغاز کیا۔ زیرب نے برش روکا اور ایک گہری نظر میرال پر ڈالی۔ اداسی جب روح میں اتر جائے میرال تو برش خود بخود سیاہ رنگ چننے لگتا ہے۔ زری، میرال نے بہت لاپرواہی سے برش اٹھایا
और एक पुरानी पेंटिंग को देखते हुए पूछा, मैंने कल मेहरान भाई से एक बड़ी अजीब बात सुनी। वो कह रहे थे कि तुम्हारी कोई फप्पो भी थी, नसरीन नाम की। सच में थी या ये मेहरान भाई का कोई नया वहम है, क्योंकि हवेली में तो उनका कोई निशान भी नहीं मिलता। ज़ेरब के हाथ में थमा बुरश एक पल को रुक गया। उसने मुड़कर मीराल को देखा, जिसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी जैसे वो सिर्फ वक्त गुजारी के लिए सवाल कर रही हो। ज़ेरब ने एक लंबी सांस ली और दोबारा कैनविस की तरफ मुतवज्जे हो गई। वहम तो नहीं है मीराल, मगर हकीकत बहुत कड़वी है। ज़ेरब की आवाज़ में एक थकन सी थी। सच में? मीराल ने हैरत से आंखें फैलाएं। मतलब मेहरान भाई ठीक कह रहे थे, मगर वो तो कह रहे थे कि शायद उनका कोई आता पता भी किसी के पास नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं आया। मैंने उनसे कहा कि अगर ऐसा कुछ होता तो ज़री को तो पता होता, और तुमने तो कभी किसी चिट्ठी या पत्ते का जिक्र ही नहीं किया। ज़ेरब ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ मीराल की तरफ देखा। मेहरान शाह को लगता है कि वो बहुत बड़े जासूस हैं, इसीलिए मैंने उनके सामने सब इनकार कर दिया। वो अभी उन हकीकतों का बोझ नहीं उठा सकते। सच तो ये है मीराल कि नसरीन फप्पो का पता आज भी मेरे पास महफूज है। मैंने उसे इसीलिए संभाल कर रखा है ताकि वक्त आने पर उसे इस्तेमाल कर सकूं। तुम्हारे पास है? मीराल ने बुरश रंगों में डबोते हुए पूछा। लेकिन कहाँ? हवेली में तो कोई जगह ऐसी नहीं जो मेहरान भाई की नज़र से बची हो। क्या तुमने इसे किसी तिजोरी में रखा है? ज़ेरब ने अपनी दोस्त पर एतबार करते हुए हंसते हुए जवाब दिया, तिजोरियों पर तो सबसे पहले नज़र जाती है मीराल। मैंने इसे अपनी अलमारी के इसी खुफिया खाने में रखा है जहां बचपन में हम अपनी टाफियां और टूटे हुए खिलौने छुपाते थे। वो लकड़ी का तख्ता जिसे दबाने पर एक छोटी सी दराज खुलती है। मेहरान शाह जितने भी अक्लमंद बन जाएं, वो इस लकड़ी के तख्ते तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ज़ेरब को इल्म नहीं था कि उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त पर जो एतबार किया था, वही उसके सबसे बड़े राज की चाबी बन जाएगा। मीराल के दिल में एक लम्हे के लिए चोर पैदा हुआ, मगर मेहरान के दिए हुए खौफ ने उसे खामोश कर दिया। तकरीबन 2 घंटे बाद जब ज़ेरब दादी के पास जाकर बैठ गई, मीराल ने मौका पाकर वो चिट्ठी वहां से निकाल ली। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने वो कागज़ मेहरान के हवाले किया। मेहरान ने उसे खोला तो उस पर दर्ज पता किसी पुरानी पहेली जैसा था। अंदरून लाहौर, कूचहे पाताल, मकान नंबर 404। ये सिर्फ एक पता नहीं था, बल्कि इस बंद हवेली के दरवाज़ों की पहली चाबी थी। मेहरान तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपनी माँ नुसरत जहां आरा के कमरे में दाखिल हुआ। मेहरान को इस तरह अचानक कमरे में दाखिल होते देखकर वो ठटक गईं। माम, मुझे पता मिल गया है। मेहरान ने जोश से वो कागज़ उनके सामने रखा। नसरीन फप्पू लाहौर में हैं। मैं निकल रहा हूँ, मुझे उनसे मिलना है। मुझे जानना है कि पापा किस कफ़ारे की बात करते थे। नुसरत जहां आरा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने मेहरान को करीब बुलाया और उसकी पेशानी चूमकर उसे गले से लगा लिया। बेटा, तुम्हारी रगों में रहमान शाह का खून है। तुम कभी हार नहीं मानोगे, मगर याद रखना, नसरीन का दिल मोम है और ज़बान आग। इसे गुस्सा नहीं, प्यार से जीतना। वो तुम्हारे बाप से बहुत मोहब्बत करती थी, शायद उसी मोहब्बत का दुख उसे ले डूबा। बहुत संभल कर जाना मेरे बच्चे। ये रास्ता जितना सीधा नजर आ रहा है, उतना है नहीं। मेहरान जब अपने कमरे में आकर कपड़े बैग में डाल रहा था, तभी इसके फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई। कनाडा से हुसन की कॉल थी। ओए शाह साहब, क्या चल रहा है हवेली पुरअसरार में? हसन की खट मुट्ठी आवाज़ गूंजी। हसन,
मैं तुझे ही कॉल करने वाला था। मेहरान ने फ़ोन कान से लगाया। अरे वाह, शुक्र है उस बैनुल अक़वामी नमूने की याद तो आई। सुनाओ, क्या कोई जादुई चिराग हाथ लग गया? मेहरान ने तफसील से इसे नसरीन फप्पू, मीराल की होशियारी और लाहौर जाने वाले प्लान के बारे में बताया। हसन एकदम संजीदा हो गया। मतलब वो छोटी सी मीराल इतनी बड़ी गेम खेल गई? यार शाह, वो जितनी भूली लगती है उतनी है नहीं। इसकी इस बहादुरी पर तो उसे कनाडा का वीज़ा मिलना चाहिए। मेहरान ने शरारती अंदाज में कहा। कनाडा का वीज़ा मिलना चाहिए या तेरे पास आने का? दोनों कहकहा लगाकर हंस पड़े। फिर हुस्ने संजीदा हुआ। खैर, तो अपना ख्याल रखना। लाहौर की गलियां और हवेली के राज दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं। मेहरान ने जवाब दिया। हाँ, तू भी अपना ख्याल रखना और जल्दी आजा भाई। तो है तो नमूना पर तेरे बगैर गुजारा नहीं। कॉल ख़त्म करने के बाद मेहरान दादी के कमरे में गया। वो नीम दराज दीवार को तक रही थीं। दादी जान, मैं जा रहा हूँ। नसरीन फप्पू को ढूंढने लाहौर जा रहा हूँ। मेहरान उनके करीब बैठा। दादी ने खाली नज़रों से उसे देखा। कौन नसरीन? बेटा, हवेली में तो सन्नाटा रहता है, तुम किसका नाम ले रहे हो? मेहरान ने हंसते हुए उनका हाथ थामा। दादी, आपकी ये याददाश्त भी ना। खैर, मैं जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी वापस आऊँगा। दादी ने उसके बाल बिगाड़ते हुए शरारत से कहा। जा, जहाँ भी जा रहा है जा, बस जल्दी आना, वरना मैं तुम्हारी इस सारी सी माँ को अकेली नहीं झेल पाऊंगी। वो तो हर वक्त रोने बैठ जाती है। मेहरान ने कहकहा लगाया। दादी, आप माम को अभी तक नहीं समझ पाए। वो रोती नहीं हैं, बस हवेली की दीवारों को नम करती हैं। मेहरान दादी से मिलकर हॉल में निकला तो सामने ज़ेरब खड़ी थी। उसने हल्के भूरे रंग का कढ़ाई वाला कुर्ता और सफ़ेद पाजामा पहन रखा था। बालों की लंबी चटिया शाने पर झूल रही थी। कहाँ की तैयारियां हैं शाह साहब? ज़ेरब ने बाजू सीने पर बांधकर उसका रास्ता रोका। मेहरान ने उसे नज़रअंदाज करते हुए शरारती अंदाज में अपने बेग की पट्टियां दुरुस्त कीं। बस यूं समझे ज़री बीबी कि बिजनेस के कुछ अधूरे काम हैं। लाहौर की हवा बदलने जा रहा हूँ। वैसे आप इस रंग में किसी खूबसूरत हवेली की शहजादी लग रही हैं। बस ज़रा गुस्सा कम होता तो बात बन जाती। ज़ेरब ने एक आबरू उचकाई। बिजनेस? लाहौर में? मेहरान ने कहा। क्यों नहीं हो सकता? ज़ेरब बोली। हो सकता है, क्यों नहीं? इतना कहते ही ज़ेरब किचन की तरफ पलट गई। मेहरान गाड़ी के पास पहुंचा और जैसे ही गाड़ी के दरवाजे लॉक करके गाड़ी स्टार्ट करने लगा, गाड़ी का अगला दरवाज़ा खुला और ज़ेरब निहायत सुकून से अंदर आकर बैठ गई। मेहरान के हाथों की गिरफ्त स्टीयरिंग पर ढीली पड़ गई। इसके चेहरे के तासुरात एकदम हैरत में बदल गए। ज़ेरब, ये क्या है? मेहरान ने उसे हक्का बिक्का होकर देखा। ज़ेरब ने अपनी आंखों पर धूप का चश्मा लगाया और सामने देखते हुए बोली, चलिए, देर हो रही है। मेहरान ने खुद को संभाला और तीखे लहजे में पूछा, कहाँ चलूं? मैं बिजनेस मीटिंग के लिए लाहौर जा रहा हूँ। आपका वहाँ क्या काम? ज़ेरब ने मुड़कर उसकी आंखों में आंखें डालीं। झूठ मत बोलिए मेहरान शाह,